हेलो दोस्तों, मैं राजोल, जो आपको एलियन अर्थ की बाकी कहानी एक बार में अच्छी तरह से बताने के लिए तैयार हूँ। जब हंगू की स्पेसशिप की महिला सीईओ पृथ्वी पर लौटी तो वह कीमती एलियन मॉन्स्टर्स से लदा हुआ था। एक दूसरी कंपनी के सीईओ ने क्रैश में तोड़फोड़ की, जिससे स्पेसशिप उसके अपने इलाके में गिर गया, जिसे उसने फिर कब्जा कर लिया। यह मेरा इलाका है तो यह मेरा है, महिला सीईओ, जो बिना किसी लाग लपेट के बोलती थी, दिमाग की लड़ाई में लग गई। मुख्य कहानी दो कंपनियों के इर्द गिर्द घूमती है जिनमें असली एलियन मॉन्स्टर्स हैं। वेंडी और उसके दोस्त, जो जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे थे, उन्हें अपनी चेतना मशीन बॉडी में बदलनी पड़ी और वे एक्सपेरिमेंटल हाइब्रिड बन गए। उनकी हालत नाजुक थी, वे खुद को इंसान मानते थे लेकिन दूसरे नहीं। ऊपर से देखने पर उनके ह्यूमन राइट्स थे, लेकिन असल में वे सीईओ के टेस्ट सब्जेक्ट थे। हालांकि सीईओ ने एक अच्छा बैलेंस बनाए रखा, ये पक्का करते हुए कि बच्चों को शोषण महसूस न हो। उन्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। सीईओ एलियन मॉन्स्टर्स को कब्जा करने के बाद उन पर रिसर्च कर रहा था। वेंडी को अचानक पता चला कि उसे एलियन जीव से किसी तरह का कनेक्शन होने की वजह से सीईओ की रिसर्च से पता चला कि एलियन जीव एक खास फ्रीक्वेंसी पर आवाजें निकालता है, जो आम लोगों को सुनाई नहीं देती, लेकिन सिर्फ वेंडी के वॉइस प्रोसेसर से ही पता चल सकती हैं। सीईओ के मन में अचानक एक ख्याल आया, जब तुम इसे सुन सकते हो तो इसे बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते। और यह सच में काम कर गया। आवाज सच में डरावनी थी। वेंडी के भाई ने उससे टोका। भाई बहनों में यही फर्क था, भाई को सिर्फ वेंडी की मेंटल और फिजिकल हेल्थ की फिक्र थी, जबकि वेंडी को एलियन जीव की ज्यादा फिक्र थी। उसे लगा कि एलियन की जिंदगी भी एक जिंदगी है और जिंदा जीव फार होना बहुत दुख की बात है। अगले कुछ दिनों में सीईओ ने अपने एक्सपेरिमेंट जारी रखे, सिर्फ एलियन जीव तक ही सीमित नहीं रहे। उसने एक मेमने को एक सीक्रेट कमरे में रखा, फिर अंदर एक एलियन आईबॉल मॉन्स्टर रखा। मेमना फिर से खड़ा हो गया, उसका शरीर अब उसका अपना नहीं था, बल्कि आईबॉल मॉन्स्टर ने उस पर पैरासाइटाइज कर दिया था। सीईओ ने मेमने की ब्रेन वेव्स को एनालाइज किया और पाया कि हाइपरमास्टोइड वेव्स में काफी बढ़ोतरी हुई है, जो ज्यादा इंटेलिजेंस की निशानी है। इससे पता चला कि आईबॉल मॉन्स्टर दोनों बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। सीईओ और आईबॉल मॉन्स्टर एक दूसरे को घूरते हैं, दोनों एक दूसरे का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की साजिश रचते हैं। कुछ दिन पहले वेंडी के भाई के फेफड़ों में चोट लग गई थी और सीईओ ने उसका हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट करवाया। पुराने फेफड़ों को, जाहिर है, छोटे एलियंस को पालने के लिए लैब प्लेटफॉर्म पर रखा गया था। सीईओ ने एक एलियन एम्ब्रियो निकाला और उसे लंग फ्लूइड में रखा। हाल ही में वेंडी ने लंग फ्लूइड में बदलाव देखा। करीब से देखने पर एक छोटा एलियन निकला। वह खूंखार और शक करने वाला था, लेकिन वेंडी को एलियन भाषा बोलते सुनकर उसने उसे अपने जैसा समझा, यहाँ तक कि उसे अपना सिर थपथपाने भी दिया। कितना प्यारा। कुछ दिन बीते और उस छोटे से जीव में इंसानी और एलियन दोनों तरह के गुण आ गए। कभी कभी वह वेंडी पर सांस लेता था, जो चिंता की बात नहीं थी। वेंडी ने एक बार एक बड़े नर एलियन को फाड़ दिया था। एक छोटे से जीव से निपटना बहुत आसान होगा, लेकिन बड़ा भाई अभी भी वेंडी को लेकर परेशान था, खासकर उसकी दिमागी हालत की वजह से। इतनी कम उम्र में वह एक एलियन से दोस्ती कर रहा था। सीईओ ने उसे मजबूर किया होगा। भाई ने अकेले में अपनी चिंता बताई और वेंडी के साथ भाग जाना चाहता था। वेंडी ने उसे बताया कि यह एक गलतफहमी है, उसे बस एलियन पसंद था और उसने उसे इसलिए रखा क्योंकि वह उसे पसंद करता था। उस दोपहर डाईपाई के सीईओ और तानगू की महिला सीईओ ने आमने सामने बातचीत की। तानगू की मांग आसान थी, अपने एलियन मॉन्स्टर को वापस ले जाना, लेकिन डाईपाई ने अपनी नफरत दिखाते हुए 20 बिलियन मांगे। तानगू के सीईओ ने बिना मन के हाँ कर दी। अचानक डाईपाई ने अपना रवैया बदल दिया और मॉन्स्टर को 6 हफ्ते के लिए हिरासत में रखना चाहता था। मौजूदा समझौते के मुताबिक एलियन जीवों को धरती पर आने के बाद धरती की सुरक्षा के लिए 6 हफ्ते के लिए वही क्वारंटाइन किया जाना चाहिए। डाईपाई के सीईओ ने इस मौके का फायदा उठाया। मॉन्स्टर की अच्छी तरह से स्टडी करने के लिए उसके पास 6 हफ्ते का समय काफी था। तानगू के सीईओ हार मानने को तैयार नहीं थे और उन्होंने अपने ब्लैक ग्लव ब्लैकी को एलियन चुराने के लिए भेजा। ब्लैकी के मन में एक प्लान था और उसने चुपके से वेंडी के एक दोस्त को भर्ती किया। वह चाहता था कि वह गद्दार बन जाए। यह एक इंडियन लड़का था, वेंडी से बहुत छोटा। बेवकूफ बनाना आसान था। काले आदमी ने नरमी से शुरुआत की, उससे दोस्ती की, फिर उसकी मां को किडनैप करने के लिए जबरदस्ती की। बच्चा ऐसा बर्ताव बर्दाश्त नहीं कर सका और उसके पास बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। काले आदमी ने इंडियन बच्चे को एलियन का अंडा चुराने का ऑर्डर दिया। बच्चे ने कहा कि गार्ड बहुत सख्त थे और अंडा चुराने के लिए बहुत बड़ा था। काले आदमी ने कहा कि ठीक है, बस किसी को भी अंडे के पास ले जाओ और उसमें से एक साइबॉर्ग निकलेगा जो उस इंसान के चेहरे से चिपक जाएगा, फिर तुम उन्हें मेरे पास ला सकते हो। काले आदमी को चिंता थी कि बच्चा बुरा महसूस करेगा, इसलिए उसने खास तौर पर गारंटी दी कि साइबॉर्ग आराम से रहेगा। न सिर्फ प्रेसिडेंट तानगू के पास काले ग्लव्स थे, बल्कि एक्टिंग प्रेसिडेंट के पास भी थे। इस आदमी का नाम व्हाइट हेयर्ड गाय था, जो पक्का साइबॉर्ग था। उसने उस काले आदमी और इंडियन बच्चे की साजिश सुन ली थी, लेकिन कुछ नहीं कहा। ऐसा लग रहा था कि उसका कोई और प्लान है। एक दिन व्हाइट हेयर्ड गाय घर पर नहीं था और उसे मॉन्स्टर की देखभाल के लिए किसी की जरूरत थी। उसने एक और दोस्त चुना। ये बच्चा साइंस पसंद करने का दावा करता था और उसकी आंखों में एक तरह की साफ बेवकूफ़ी भरी नजर थी। मैं उसे क्लियर हेडेड गाय कहूंगा। लॉजिकली उसे बस खाना नांद में डालना था, लेकिन आज बदकिस्मती से फ्लाई मॉन्स्टर की नांद टूट गई थी। क्या करें?
बेशक एक अंतिम संस्कार को जश्न में बदल दें। प्रॉब्लम बताने के बजाय किंची फ्लाई मॉन्स्टर के आइसोलेशन चैम्बर में बिना इजाजत घुस गया। उसका शरीर आधा अंदर था, एक पैर दरवाजे को ब्लॉक कर रहा था। लेकिन वह एक जरूरी बात भूल गया, बगल में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट आईबॉल मॉन्स्टर था। ये काफी स्टंट था। फ्लाई मॉन्स्टर कार में बैठ गया और किंची को खा गया। आईबॉल मॉन्स्टर भी काफी खुश था, आराम से चल रहा था। कुछ मिनट बाद एक साइंटिस्ट को ये बुरी खबर मिली। वह एक अच्छा इंसान था और तुरंत मौके पर पहुंचा। इंडियन लड़का ठीक समय पर पहुंच गया। जल्दी करो, उन्हें बचाओ। साइंटिस्ट आगे बढ़ा, लेकिन इंडियन लड़के ने न सिर्फ मदद नहीं की बल्कि चुपके से आइसोलेशन चैम्बर खोल दिया, जिससे एलियन अंदर जाग गया। साइंटिस्ट को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने वाले पहले से ही अंदर बंद थे। इंडियन लड़का ... वह मदद के लिए चिल्लाते हुए बाहर भागा। उसे पता नहीं था कि उसे जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मुंह फटने वाले कीड़े निकल आए और उसके चेहरे पर फैल गए। इंडियन बच्चा उसे घसीट कर ले गया, ये सोचकर कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। असल में व्हाइट हेडेड ब्रदर ने सिक्योरिटी कैमरे पर यह सब देख लिया था। सीईओ को चेतावनी देने के बजाय उसने कहा कि सब ठीक है, ऐसा लग रहा था कि यह प्लान का हिस्सा है। कई घंटे बाद व्हाइट हेडेड ब्रदर ने इशारा किया। 2 मक्खी वाले मॉन्स्टर से ज्यादा खतरा नहीं था, एक स्टन गन उन्हें पकड़ लेगी। थ्योरी के हिसाब से हाइब्रिड इंसानों को मौत के बाद फिर से जिंदा किया जा सकता है, लेकिन असल में यह थ्योरी मैच्योर नहीं थी। क्लियर हेडेड ब्रदर बस मरता ही जा रहा था। सीईओ थोड़ा निराश हुआ। ये 6 बिलियन युआन का प्रोडक्ट था, लेकिन एक सरप्राइज भी था। उससे सिक्योरिटी फुटेज से पता चला कि क्लियर हेडेड ब्रदर को आईबॉल मॉन्स्टर ने मारा था। इस बार इसका सीधा फायदा मक्खियों को हुआ। आईबॉल मॉन्स्टर मक्खियों के लिए कुछ फायदेमंद क्यों करेगा? सीईओ को लगा कि उसमें दूर की सोच है। उसकी स्ट्रैटेजिक सोच बताती थी कि वह बहुत इंटेलिजेंट जीव है। वे दोनों निंग यान, वैंडी और मैं गलती से अंदर आ गए। वह किंचे की मौत से डर गया था और दूसरे दोस्तों को बताना चाहता था, लेकिन सीईओ सच छिपाने पर अड़ा रहा। क्या ये और भी डरावना नहीं था? वैंडी ने दूसरों को चेतावनी देने का और भी पक्का इरादा कर लिया था। सीईओ के गार्ड्स ने दरवाजा ब्लॉक कर दिया, जिससे वे बाहर नहीं जा सके। इसलिए वैंडी ने जेनोमोर्फ को बुलाया, उसे अग्रेसिव बना दिया। वैंडी का मतलब साफ था, वे अच्छे से या बुरे तरीके से जा सकते थे। अब वैंडी आखिरकार समझ गई थी, सीईओ सच में उन्हें इंसानों के तौर पर हाइब्रिड नहीं मानता था। वह अपने भाई के साथ भागने की प्लानिंग करने लगा। जाहिर है कुछ टेक्निकल दिक्कतें थीं, जैसे दरवाजों का पासवर्ड। लेकिन जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया, वेंडी को एक सुपर पावर मिल गई थी, कंपनी नेटवर्क को हैक करने की काबिलियत। डॉर्मेट्री टीवी के जरिए वह जेनोमोर्फ के सेल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम से कनेक्ट करने और जेनोमोर्फ को छोड़ने में कामयाब रहा। जेनोमोर्फ ने खूब खून खराबा किया और मरे हुए लोगों को खूब याद किया। वेंडी और उसका भाई इस अफरा तफरी में बच निकले। इंडियन बच्चा भी इस अफरा तफरी में बच निकला। इंडियन बच्चा भी इस अफरा तफरी में इधर उधर भाग रहा था, लेकिन बदकिस्मती से वह सफेद बालों वाले आदमी से टकरा गया। बच्चा डर गया और उसने काले आदमी के साथ मिलीभगत करने की सारी बात मान ली। हैरानी की बात है कि सफेद बालों वाला आदमी नाराज नहीं था। उसका बस यही सवाल था, इंडियन बच्चे ने शॉर्टकट क्यों नहीं लिया। उसने कहा कि अगर वे जल्दी नहीं निकले तो उन्हें देर हो जाएगी, और फिर शॉर्टकट बताया। कंफ्यूज होने के बावजूद इंडियन बच्चा बात मानकर चला गया। रास्ते में एक और बड़ा हादसा हुआ। चेहरा कुचलने वाला कीड़ा अलग हो गया और मर गया। दयालु साइंटिस्ट चमत्कारिक ढंग से जाग गया। इंडियन बच्चा, इतना ही नहीं, उस पर यकीन करो, उससे थैंक यू भी कहो। बेशक साइंटिस्ट बेवकूफ नहीं है। थोड़ी देर बाद उसने बच्चे के घबराए हुए चेहरे पर ध्यान दिया। वह पक्का झूठ बोल रहा था, लेकिन वह बहुत दयालु था। उसे लगा कि बच्चा इसलिए झूठ बोल रहा है क्योंकि उसे डर था कि वह समझ नहीं पाएगा। उसने बच्चे को झूठ न बोलने की सलाह दी और वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह मदद करेगा। वह सच में पूरे शो में सबसे दयालु इंसान था। उसने बच्चे को दिलासा दिया और चलता रहा। बदकिस्मती से इस दयालु साइंटिस्ट को तुरंत खून की खांसी हुई और वह बुरी तरह मर गया। लैंपस्टैंड गिर गया। क्या यह नहीं कहा जाता कि जिसका चेहरा कुचला जाता है वह आराम से रहता है? खैर, ये बात समझ में आती है। काला आदमी सिर्फ ये गारंटी देता है कि तुम आराम से रहोगे, यह नहीं कि तुम बच जाओगे। साइंटिस्ट की मौत के बाद खून से लथपथ फटा हुआ शरीर बाहर निकला। वे नेटिजन्स जिनके चेहरे अक्सर फट जाते हैं, वे जानते हैं कि फटने के बाद चेहरा फटने वाला कीड़ा प्रेग्नेंट हो जाता है। एम्ब्रियो बढ़ता है और फटा हुआ शरीर बन जाता है। फटी हुई बॉडी चालाक और डरपोक है, जो घास में बिल बनाकर भाग रही है। इंडियन बच्चे को वह कहीं नहीं मिली, इसलिए उसे साइंटिस्ट की बॉडी ब्लैकमैन को देनी पड़ी। यह एक अलग थलग आइलैंड था। ब्लैकमैन एक टीम को डाइव लगाने के लिए ले गया, लेकिन अचानक उसे सिर्फ एक खाली शेल मिला। वह समझा नहीं सका, इसलिए उसने प्लान भी एक्टिवेट किया। अपनी फोर्स को 2 ग्रुप में बांटकर एक्सपेरिमेंटल बेस पर रेड मारी। उसने इंडियन बच्चे को लीड किया, जो बेस गेट में चुपके से घुस गया, लेकिन वे तुरंत गिर गए। उसे लगा कि इंडियन बच्चे ने उसे धोखा दिया है, लेकिन असल में वे एक जाल में फंस गए। व्हाइटहेड ने उनका प्लान देख लिया था और साथ दिया। ब्लैकी को सरेंडर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो छाती फाड़ने वाली बॉडी भागी थी, उसे भी व्हाइटहेड ने पकड़ लिया। वह ये राउंड जीत गया। वह वेंडी को देखने वापस गया। वह अपने सभी दोस्तों के साथ भागना चाहता था, लेकिन सिर्फ एक पागल छोटी बहन को ही ले जा सका। ये बच्ची दिमागी तौर पर अनस्टेबल थी, यहाँ तक कि प्रेग्नेंट होने के सपने भी देख रही थी। एगपाई के सीईओ ने उसकी यादें मिटाने की कोशिश की, लेकिन वह पागल ही रही।
वे तीनों अपने ही कब्रिस्तान के पास से गुजरे। उन्होंने पहले कहा था कि उन्होंने अपनी चेतना को मशीन बॉडी में ट्रांसफर किया है। इस ट्रांसफर का मतलब था यादों को कॉपी करना, उन्हें मशीन में पेस्ट करना और फिर अपनी असली बॉडी को खत्म करना। उनकी इंसानी बॉडी वहीं दफना दी गई थी। इससे एक क्लासिक सवाल उठता है, अगर मेरी असली बॉडी मर जाती है और मेरी चेतना फिर एक नई बॉडी में पेस्ट हो जाती है, तो क्या मैं एक नई बॉडी में हूँ या मर गया हूँ? तीनों ने नाव से भागने का प्लान बनाया। झाड़ियों से गुजरते समय उन पर काले आदमी की लीडरशिप में एक और स्क्वाड ने हमला कर दिया। पहले बताया गया था कि काला आदमी 2 ग्रुप में बंट गया था, दूसरा ग्रुप यही था। पागल लड़की ने दुश्मनों पर सांस ली और वेंडी ने उन्हें भागने की चेतावनी दी, वरना उन्हें पछतावा होगा। उसने एलियन की भाषा का इस्तेमाल करके एक एलियन को बुलाया और उन सभी को मार डाला। हे भगवान, एलियन एक बुलाया हुआ जीव बन गया था। कितनी अच्छी छोटी चीज थी। वेंडी ने उसके सिर पर थपथपाया और एलियन को छिपने और चुपके से उसकी रक्षा करते रहने का ऑर्डर दिया। फिर नाव आगे का सीन अनप्रेडिक्टेबल लग रहा था। बड़े भाई ने दरवाजा खोला तो अंदर भारी हथियारों से लैस गार्ड थे। ये उसके पुराने साथी थे, अब सीईओ के साथ वे दुश्मन थे। गार्ड ने उन्हें घेर लिया और बच्चों को सरेंडर करने का ऑर्डर दिया। पागल छोटी बहन ने फिर से सांस छोड़ी। गार्ड उस पर हिंसक हो गए, लेकिन उसने कहा, मैं चलता हूँ, मेरा पेट ज्यादा बड़ा नहीं है। सीन एक अफरा तफरी वाले झगड़े में बदल गया। वेंडी दुश्मन को मारने के लिए एलियंस को बुलाना चाहती थी, लेकिन ये उसके भाई के साथी थे और वह इसकी इजाजत नहीं दे रहा था। पागल छोटी बहन भी दुश्मन को मारना चाहती थी। बड़े भाई ने सच में उस पर बंदूक तान दी। मुझे पता है कि स्टन गन जानलेवा नहीं होती, लेकिन भाई, ये चाल सच में जानलेवा है। आखिरी मिनट में अपने भाई के खिलाफ जाना मजाक किया है। क्या हुआ? उनकी सारी कोशिशें बेकार गईं। वेंडी अपने भाई पर अजीब तरह से गुस्से से चिल्लाई। भाई बहनों के सरेंडर करने के बाद आइलैंड कुछ देर के लिए शांत हो गया। ऊपर से ग्रुप के प्रेसिडेंट ने आइलैंड पर फिर से कंट्रोल कर लिया। असल में एलियंस आजादी से घूम रहे थे। उसके गश्ती दल कम होते जा रहे थे। एलियन मॉन्स्टर अभी भी कैद थे, लेकिन वे शिकारी इरादे से देख रहे थे। वेंडी और उसके दोस्त एक जेल में बंद थे, लेकिन कंटेनमेंट सिस्टम काफी नहीं था। समुद्र में कम्युनिकेशन केबल टूट गए थे। जब काले आदमी ने घुसपैठ की तो ब्रस्ट कंपनी ने कम्युनिकेशन सैटेलाइट में दखल दिया, जिससे सारे कम्युनिकेशन कट गए। गुड का प्रेसिडेंट बहुत शांत था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया, बच्चों की तरह नखरे कर रहा था। वेंडी को लग रहा था वह भागने में काबिल लग रहा था, लेकिन अपने भाई के नाकाबिल बर्ताव पर गुस्सा था और उसे बचाने को तैयार नहीं था। जब बोर होता तो वह मजे के लिए कंपनी के सिस्टम में हेरफेर करता। पहले उससे अप्लायंसेस को छूना पड़ता था, लेकिन अब वह ज्यादा माहिर लग रहा था। हाथ हिलाकर उन्हें कंट्रोल कर रहा था। उसने हाथ हिलाया और एक के बाद एक सीईओ का सर्विलांस और वायरलेस कम्युनिकेशन काट दिया। सीईओ को लगा कि उन्होंने इसे खुद ही खराब कर दिया है और इसे ठीक करने के लिए बस कुछ लोगों को भेजा। ये लोग आराम से लिफ्ट में घुसे तो देखा कि लिफ्ट का अलार्म बज रहा है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया था। उनके एलिवेटर में सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम कौन इंस्टॉल करता है? असल में वेंडी बस उनके साथ एक प्रैंक कर रही थी। वेंडी का गुस्सा देखकर उसके एक दोस्त ने कहा कि उसने अपने भाई को माफ कर दिया है। क्योंकि भाई बहनों में कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई, वेंडी ने हाथ हिलाया और रिमोट सिस्टम ने उसके भाई की सेल का दरवाजा खोल दिया। उन्हें 2 सेल में बांट दिया गया, एक में वेंडी और उसकी दोस्त, दूसरे में उसका भाई और वह काला आदमी। काले आदमी ने मौके का फायदा उठाकर भागने और सफेद बालों वाले आदमी को चैलेंज करने का फैसला किया। सफेद बालों वाला आदमी एक साइबोर्ग, एक रोबोट था, जबकि काले आदमी का शरीर आधा इंसान आधा मशीन जैसा था। ताकत के हिसाब से काला आदमी ज्यादा मजबूत लग रहा था, लेकिन जब वह हावी हो गया तो नंबर 6 पर हमला हुआ, जिससे मैच ड्रॉ हो गया। वेंडी को भागने की कोई जल्दी नहीं थी और वह अभी भी अपने सेल में था। सीईओ, जिसके पास करने को कुछ नहीं था, बात करने आया। वेंडी टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती थी, उसने सीधे दरवाजा खोल दिया। सीईओ हैरान रह गया, लेकिन बातें करता रहा, ज्यादातर इस बारे में कि वह बचपन में कितना जीनियस था, उसके पिता कितने बुरे थे और उसने अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अपने पिता को कैसे मारा। ऐसी कहानी कौन सुनना चाहता है? बहन ने सिक्योरिटी गार्ड को उठाकर मार डाला और सीईओ कुत्ते की तरह भाग गया, लेकिन जाने से पहले उसने एक खतरनाक प्लान बनाया। उसने साइबोर्ग बटलर को अपने भाई को ढूंढने के लिए भेजा, झूठ बोला कि बात करने के लिए एक सस्पेक्ट है। लेकिन जब भाई मौके पर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ आईबॉल मॉन्स्टर था। पता चला कि सीईओ आईबॉल मॉन्स्टर की हाई इंटेलिजेंस की तारीफ करता था और जीनियस लोगों के बीच एक डिबेट करना चाहता था, जिसके लिए आईबॉल मॉन्स्टर के लिए एक इंसानी शरीर का इंतजाम करना था। सीईओ का मानना था कि उसका भाई अपनी कम इंटेलिजेंस और कमजोर फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ एक सही होस्ट था। बड़े भाई ने आईबॉल मॉन्स्टर से बहुत समझदारी से लड़ाई की, लेकिन अपने छोटे साइज के बावजूद वह बहुत ताकतवर था और उससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन था। वेंडी ने ठीक समय पर बीच बचाव किया और आईबॉल मॉन्स्टर को झटक दिया। साइबोर्ग बटलर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पता है क्या हुआ? वेंडी ने अपने असिस्टेंट को मुकाबला करने का ऑर्डर दिया। बात समझ में आती है ना? वह भी एक मशीन है, कंपनी के सिस्टम से जुड़ा हुआ है, असल में उन सर्विलांस कैमरों से अलग नहीं है। आईबॉल मॉन्स्टर यह महसूस करते हुए कि वह वेंडी को मात नहीं दे सकता, छिपकर भाग गया। सीईओ, जो थोड़ा बेवकूफ लग रहा था, बेवकूफी से मुस्कुराते हुए भाग गया। फिर आसमान से एक एलियन उतरा, चलो फिर तुम्हें हंसते हुए देखते हैं। वेंडी ने एलियन को सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स को मारने का ऑर्डर दिया, सीईओ को नहीं। वह बदला लेना चाहता था और सीईओ को जेल में होने का एहसास कराना चाहता था। एलियन ने वेंडी की हर बात मानी, जैसे वह पहले से ही एलियन क्वीन हो। सीईओ का राज खत्म हो गया था, वेंडी का राज तो अभी शुरू हुआ था।
प्रेसिडेंट गूनी के बड़े हमले को देखकर जो सब कुछ कब्जे में लेने की तैयारी कर रहा था, आईबॉल मॉन्स्टर को कोई सही होस्ट नहीं मिला, इसलिए उसके पास एक अच्छे साइंटिस्ट की लाश को कामचलाऊ तरीके से लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। एलियन अर्थ बॉक्सिंग की कहानी खत्म हो गई है और जुबानजी का दिल आखिरकार शांत हो गया है। जब मैंने पहला एपिसोड देखा तो मैं सोच रहा था कि एलियंस इंसानी सेना के खिलाफ कैसे लड़ेंगे। अब मुझे पता है, एलियंस सेनाओं से नहीं लड़ते, वे हर साल गूंडों से भी कम लोगों को मारते हैं। ये सच है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बार अंदाजा लगाया था कि मीठे पानी की बूंदों से फैलने वाले पैरासाइट से हर साल 20,000 से 20,000 लोग मारे जाते हैं। जब मैंने पहला एपिसोड देखा तो मैं जानना चाहता था कि ये बड़े पैमाने पर पेश किए गए एलियन मॉन्स्टर पृथ्वी के लिए कैसे खतरा पैदा करेंगे। पता चला वे पृथ्वी के लिए बिल्कुल भी खतरा पैदा नहीं करते। मुझे याद है जब मैंने एपिसोड 5 देखा था तो मैं हैरान रह गया था कि उसने हैरानी से अपनी प्रोफाइल कम कर दी थी। लेकिन आज एंडिंग देखकर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अपने पुराने तरीकों पर वापस जा पाएगा। क्या मेरे जैसा कोई और है जिसे उम्मीद थी कि भाई को आईबॉल मॉन्स्टर ने घायल कर दिया होगा? शायद यही टीवी ड्रामा का चार्म है। आपको कभी नहीं पता होता कि अगले खाने के डिब्बे में क्या होगा, फ्लाइंग फिश या सोया मिल्क। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही।